नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 55 लाख से अधिक हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर। संघ लोक सेवा आयोग का आज देश के 72 शहरों में 2500 से अधिक केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सदस्यों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग पूरा हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में कहा था कि दीपावली हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का उत्सव मनाने का प्रतीक है। हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब तो ये है ना कि हमने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है, हमारे भीतर में दैवी संपत है, उसका अधिष्ठाता राम है और आसुरी संपत है, उसका अधिष्ठाता रावण है। तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है, तो वो युद्ध में राम जीत जाता है तो ईश्वर का जय होता है। उसी आदमी को वो जय मनाने का अधिकार है कि जिसने अपने हृदय में राम को जीत मिल सके, ऐसा ही उसने प्रयत्न किया। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर 84.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल संक्रमित मामलों में से केवल 14.3% ही इस समय रोगी हैं। पिछले 10 दिनों से देश में मरीजों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है। रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 6 गुना अधिक है। पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही है। संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, तत्काल उपचार के लिए अस्पतालों में व्यवस्था तथा एकांतवास और घरों में रहकर इलाज कराने की व्यवस्था के कारण देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बेहतर हो सकी है। कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.5% रह गई है। भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,829 नए मामले सामने आए। अब तक 65,49,000 से अधिक लोग संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय रोगियों की संख्या 9,37,625 है। पिछले 24 घंटों में 940 लोगों की मृत्यु के साथ देश में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,01,782 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 11,50,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,90,00,000 नमूनों की जांच के साथ भारत प्रतिदिन दुनिया में सबसे अधिक जांच करने वाला देश बना हुआ है। इस समय 10 लाख की आबादी पर 50,000 नमूनों की जांच की जा रही है। जांच में तेजी लाने के बावजूद संक्रमण के मामलों की संख्या कम बनी हुई है और ये लगभग 8.4% है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और तेलंगाना में संक्रमण की दर 5% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है। अपने साप्ताहिक संवाद में आज उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा। पुदुचेरी में कोविड संक्रमण से उबरने वालों का प्रतिशत 81.69 हो गया है। वहां मृत्यु दर 1.85% है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के नए मामले भी पहले की तुलना में कम है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद कल पहली बार इनमें कुछ कमी आई। एक रिपोर्ट। समय पर उपचार और एक मजबूत चिकित्सा प्रणाली ने राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जान बचाने में मदद की है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मरीजों के रिकवरी रेट में सुधार आया है। राज्य का रिकवरी रेट अब बढ़कर 80% के करीब पहुंच चुका है। कल दिन भर में 16,835 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 70,35,000 नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिनमें से 20% यानी 14,30,861 नमूने पॉजिटिव पाए गए। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 1,30,000 को पार कर गई। इस बीच आगामी नवरात्रि उत्सव को देखते हुए राज्य सरकार ने दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई, रावण दहन और रामलीला उत्सवों से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है। प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 20,000 से कम हो गया है। अब तक 1,11,712 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव के दौरान स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि गरबा की अनुमति नहीं होगी। दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली में कल कोरोना के 2,258 नए रोगी सामने आने के साथ ही शहर में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 2,87,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित करीब 2,57,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,472 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज संवाददाताओं को ये जानकारी दी। पहले दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 5 अक्टूबर तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए थे। स्कूल बंद रहने के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थानों को इस महीने की 15 तारीख से खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर में 4 स्वास्थ्य संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक कर ओडिशा में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जीवन विज्ञान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय खुरपका रोग संस्थान द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा में कोरोना की रोकथाम में कई केंद्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और पारादीप पत्तन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य में कोरोना अस्पतालों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है।
सिविल सेवा परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन होता है। सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी 2021 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष 31 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आज सुबह 9:30 बजे से देश के 72 शहरों के 2569 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा का पहला सत्र संपन्न हो गया है। अगला सत्र दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो रहा है। इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,58,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों को मास्क पहने देखा गया। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए भी देखे गए। आज दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू कर दी थीं ताकि उम्मीदवारों को आवाजाही में परेशानी न हो। दिल्ली से सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर बल दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है। Today we look at textile as a key sector that will help us build an Atmanirbhar Bharat. Our self-reliant India. Our government is particularly focusing on skills upgradation, financial assistance, integration the sector with latest technology. We are assisting our weavers to help them continue to make world-class products. प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र हमारी परंपरा, इतिहास और विविधता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि ये घरेलू स्तर पर रोजगार प्रदान करने वाला सबसे अच्छा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कल अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सड़कों, पुलों, इमारतों और सुरंगों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। आज गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों को इस बार पहले से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्याज, आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और पसंदीदा खरीदार को बेच सकते हैं। ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेचें या बाहर बेचें। ये किसान का चॉइस होगा या अनुबंध करें। जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। श्री जावड़ेकर ने किसानों से अपील की कि वे नए कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है।
श्री जावड़ेकर ने ध्यान दिलाया कि इन्हें कृषि सुधारों को कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 55 लाख से अधिक हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर। संघ लोक सेवा आयोग का आज देश के 72 शहरों में 2500 से अधिक केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचने की आजादी। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सदस्यों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग पूरा हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सदस्यों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों ने बताया कि 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की आधी सीटों में से लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यों को सीटें देगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अपने खाते की सीटों में से हिस्सा देगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में भाजपा जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आज दोपहर बाद अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच कल पटना में सीटों के समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें एक दूसरे की दावेदारी वाली विवादास्पद सीटों का समाधान निकाला गया। इसके बाद भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और राज्य प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी को विश्वास में लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अंतिम तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला करेगा। लोजपा अब तक एनडीए में कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। पार्टी अपने लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास पासवान के हृदय की शल्य चिकित्सा की गई है। श्री पासवान के पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ट्वीट में बताया कि 74 वर्षीय श्री रामविलास पासवान की कल शाम सर्जरी की गई। उन्हें कुछ सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सर्जरी के कारण लोक जनशक्ति पार्टी की कल की बैठक भी रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चिराग पासवान से श्री रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की 6ठी महापरिषद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल शुरू हो गई है। परिषद ने पहले इस चुनाव के बहिष्कार की अपील की थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। लेह पर्वतीय परिषद के 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 164 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। पर्चों की जांच 6 अक्टूबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 164 नामांकनों में से भाजपा और कांग्रेस के 43, आम आदमी पार्टी के 27 और निर्दलीय उम्मीदवार के 44 पर्चे शामिल हैं। कर्नाटक के कन्नड़ संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने त्यागपत्र दे दिया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। श्री रवि ने अपना त्यागपत्र कल मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सूत्रों ने बताया है कि श्री रवि कल नई दिल्ली पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भेंट करेंगे। वो सोमवार और मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली पार्टी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। श्री रवि राज्य की चिकमंगलूर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी सजा दिलाने के प्रति वचनबद्ध है।
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कल हाथरस जाकर मृतका के परिवार से मुलाकात की। श्री अवनीश अवस्थी ने परिवार को आश्वासन दिया कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की जांच चल रही है। परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण फैसले को गुजराती भाषा में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से ये विशेष व्यवस्था शुरू कर दी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रमनाथ ने वेबसाइट पर रोजाना एक आदेश या फैसला गुजराती में अपलोड करने की इच्छा व्यक्त की थी। बाद में उच्च न्यायालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के जजों ने भी इसकी सिफारिश की थी। अब उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और आम लोगों के हित में रोजाना एक आदेश या जजमेंट को गुजराती भाषा में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक मुद्दों पर दिए गए फैसलों या आदेशों को पसंद किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का हेतु लोगों की आम जानकारी के लिए सीमित रहेगा, जबकि आधिकारिक हेतुओं के लिए आदेश या जजमेंट की अंग्रेजी की मूल प्रति ही मान्य रहेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। असम के परिवहन विभाग ने अखिल असम मोटर परिवहन संघ से कल से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाने का आग्रह किया है। ये हड़ताल किराए में वृद्धि की मांग को लेकर है। परिवहन विभाग के सचिव ने एक पत्र लिखकर संघ को जानकारी दी है कि राज्य के परिवहन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी मंगलवार को बैठक करके उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज से 2 दिन की म्यांमा यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे म्यांमा सरकार की सलाहकार आंग सान सूची और म्यांमा सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ जनरल मिंग ऑन वांग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज तड़के जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलीबारी की और मोर्टार दागे। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। केरल में आज सुबह कोच्चि में एक ग्लाइडर दुर्घटना में नौसेना के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। नौसेना का पावर ग्लाइडर आईएनएस गरुड़ सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर था, तभी नौसेना बेस के निकट सुबह 7 बजे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना के लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी ऑफिसर सुनील कुमार की इस घटना में मृत्यु हो गई। नौसेना की दक्षिण कमान ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि श्री वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और वे कई राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में हुआ था। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के माध्यम से लगातार स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे। ओडिशा सरकार में मंत्री रहे बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार महारथी का आज सुबह निधन हो गया। वो 65 वर्ष के थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी के अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रा ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदीप कुमार महारथी 7 बार विधायक रहे। वो राज्य के पीपीली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज दोपहर बाद किया जाएगा। कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान देश में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। आज आधिकारिक रूप से किसी मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं होगा। शेख सबाह का 29 सितंबर को निधन हो गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में शाम 7:30 बजे किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। इससे पहले अबुधाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। 16 वर्षीय विष्णु ने 2 अंक से खिताब अपने नाम किया। 2 दिन की प्रतियोगिता में 15 देशों के निशानेबाज भाग ले रहे हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। इसमें भारत की तरफ से ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाले निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल चुनौती पेश करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर 1 या 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है और बादल छाए रहेंगे। शहर में तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है और आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में लेह में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 8 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत में सुधार हो रहा है। उन्हें कोविड-19 के इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि वो अच्छी हालत में है और उन्हें पिछले 24 घंटों से बुखार भी नहीं आया है। अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सीन कोनली ने बताया कि 74 वर्षीय राष्ट्रपति ट्रंप को बृहस्पतिवार को हल्की खांसी, जुकाम और थकान की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में संगठन के योगदान को देखते हुए लोगों का विश्वास संघ के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। 2 दिन की जयपुर यात्रा के पहले दिन श्री भागवत ने कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों के बारे में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने में लोगों की मदद के लिए संचालित परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई। पर्यटन मंत्रालय ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत चरखे पे चर्चा का आयोजन किया। चरखे पे चर्चा शीर्षक से आयोजित वेबिनार में चरखा और खादी पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्र के नैतिक परिधान खादी को स्वराज और स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में सर्बिया के नोवाक जोकोविच कोलंबिया के डेनियल इलाही-गलान को हराकर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए इलाही को लगातार सेटों में 6-0, 6-3, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए जोकोविच का सामना रूस के कैरिन खाचानोव से होगा। जोकोविच ने लगातार 11वीं बार अंतिम 16 में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 55 लाख से अधिक हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर। संघ लोक सेवा आयोग का आज देश के 72 शहरों में 2500 से अधिक केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचने की आजादी।
बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सदस्यों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।